डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए सरकार तैयार। किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष सदन में रखे बात लोगों को गुमराह न करे। Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading. वक्फ के विरोध में आज ईद पर भी कई मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज। सोनिया गांधी ने शैक्षणिक व्यवस्था पर मोदी सरकार को घेरा। एक लेख में लिखा, 3C सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और कम्युनलिज्म के जरिए बर्बाद की जा रही है शिक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों को दी अलग अलग चेतावनियां। युद्ध विराम करवाने की कोशिश में उलझे दिख रहे हैं ट्रंप। खबरें होंगी खेल जगत से और आज की खास रिपोर्ट में सुनेंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तां। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। कल से लागू हो रहा है नया बजट। 6 बड़े बदलावों के साथ टैक्स स्लैब में बड़ी राहत। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा देने का सरकार ने किया है दावा। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को हो सकता है पेश। किरण रिजिजू ने कहा, इसकी तैयारी पूरी। बिल के विरोध में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर अदा की ईद की नमाज। ईद की नमाज के बाद हरियाणा के नूह में तनाव, 2 पक्षों में झड़प, 12 से अधिक लोग घायल, जमकर चले डंडे। मोदी के नागपुर जाने पर संजय राउत ने कहा, रिटायरमेंट पर चर्चा करने गए थे पीएम। आरएसएस तय करेगा उत्तराधिकारी। फडणवीस का जवाब, पिता के रहते उत्तराधिकार पर चर्चा हमारी संस्कृति नहीं। और नेपाल में राजशाही समर्थकों के प्रदर्शन पर पीएम केपी ओली ने लगाया पूर्व राजा पर अशांति फैलाने का आरोप। कहा, फिर से राजशाही लाना चाहते हैं ज्ञानेंद्र। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन बिल को मौजूदा बजट सत्र में पेश करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक निजी चैनल से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि इसी सत्र में वक्फ बिल संसद में पेश करने के लिए हम तैयार हैं। शाह ने यह भी कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर विरोध अब भी जारी है और ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा करने पहुंचे कई लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दिखाया। इससे पहले अलविदा जुम्मे की नमाज पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कई मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों से आह्वान किया है कि वे सदन में अपनी बात रखें और लोगों को गुमराह न करें। हालांकि वक्फ बोर्ड में बदलाव पर आशंकाएं बढ़ रही हैं और इस वजह से सियासत भी तेज हो गई है। पूरी खबर सुना रही हैं अंशिता। नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में वक्फ संशोधन विधेयक के कारण सरकार के सामने अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, वहीं तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में उतर आए हैं। इस बीच मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बीते शुक्रवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की थी और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं आज ईद के मौके पर एक दूसरे को बधाई देने के सिलसिले के बीच कई लोगों ने काली पट्टी बांधकर फिर से अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं अब वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 2 अप्रैल को विधेयक संसद में पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कह दिया कि इस बिल पर पर्याप्त विचार विमर्श किया गया है। जेपीसी ने इस पर गहरा मंथन किया है। अब मेरा सभी राजनीतिक दलों से कहना है कि वे सदन में अपनी बात रखें और इस बिल के बारे में लोगों को गुमराह ना करें। Referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in हालांकि विपक्ष ने विरोध की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दल भी इसका विरोध करेंगे। लेकिन असली सवाल है कि टीडीपी और जेडीयू क्या करेंगी। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है।
हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल ये है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी? बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू और इनके साथ चिराग पासवान और जयंत चौधरी से पूछा जा रहा है कि अगर आप वाकई धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं तो फिर आपको इस बिल में बीजेपी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर इन दलों ने बीजेपी का साथ संसद के भीतर नहीं दिया तो फिर मोदी सरकार के सामने अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि चाहे नायडू हो, नीतीश हो, चिराग हो या जयंत हो, अगर वक्फ बिल आया तो ये सारे लोग उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। खबर सुना रही थी अंशिता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। अब खबर सोनिया गांधी के लेख की। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अपने हालिया लेख में मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के लिए लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार देश के शैक्षणिक ढांचे को कमजोर कर रही है, नुकसानदेह नतीजों की ओर ले जाने वाले एजेंडे पर चल रही है। द 3 C's दैट हॉन्ट इंडियन एजुकेशन टुडे इस शीर्षक से लिखे लेख में सोनिया गांधी ने बताया है कि 3 C के कारण मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में विसंगतियां उभरी हैं। ये 3 C हैं: सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलिज्म, यानी केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिक सोच से शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के नुकसान सामने आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नई शिक्षा नीति के मसले पर घेरते हुए एक लेख लिखा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि आज भारतीय शिक्षा नीति को 3 C का सामना करना पड़ रहा है: सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलिज्म। सेंट्रलाइजेशन के तहत सोनिया गांधी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के शिक्षा मंत्री शामिल हैं, लेकिन इसकी बैठक सितंबर 2019 से नहीं बुलाई गई है। उन्होंने राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना नई शिक्षा नीति 2020 को एक तरफा तरीके से लागू करने के लिए केंद्र की आलोचना की। वहीं शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए जाने पर जोर देते हुए सोनिया गांधी ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं कमर्शलाइजेशन का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने बताया कि 2014 से देश भर में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और 42,944 अतिरिक्त निजी स्कूलों की स्थापना की गई है। देश के गरीबों को सरकारी शिक्षा से बाहर कर दिया गया है और उन्हें बेहद महंगी तथा कम विनियमित निजी स्कूल व्यवस्था के हाथों में धकेल दिया गया है। वहीं उन्होंने लिखा कि उच्च शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षा के वित्त पोषण से सरकार के पीछे हटने की कीमत छात्रों को चुकानी पड़ रही है। उन्हें फीस वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद कम्युनलिज्म का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि केंद्र सरकार का जोर सांप्रदायिकता पर है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से चली आ रही वैचारिक परियोजना को पूरा कर रहा है। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नफरत पैदा करने और उसे बढ़ावा देने का काम हो रहा है। सोनिया गांधी ने बताया कि महात्मा गांधी की हत्या और मुगल भारत पर अनुभागों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया था, जब तक कि जनता के विरोध के कारण सरकार को एक बार फिर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की। खबर है अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशों में अब खुद बुरी तरह उलझे और भ्रमित दिख रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद होगा कि करीब 1 महीने पहले व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कितनी तीखी बहस अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की हुई थी। इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चले गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस घटना पर खेद जताया था, लेकिन अब ट्रंप फिर से इस मुद्दे पर उलझे दिख रहे हैं। एक तरफ वे यूक्रेनी राष्ट्रपति को रेयर अर्थ डील को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति को भी युद्ध विराम न करने पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अब क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, बता रही हैं आराधना।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों को अलग अलग चेतावनियां दी हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका ने दुर्लभ खनिज डील की है। ये डील वॉशिंगटन और कीव के बीच एक खास समझौता है, जिसके तहत अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में कीव को $35 अरब सैन्य उपकरण की मदद के बदले में यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों का दोहन करेगा। लेकिन अब इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की दुर्लभ खनिज डील से पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमने दुर्लभ खनिज पर एक डील की और अब जेलेंस्की कह रहे हैं वे सौदे पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। वो ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नाटो का सदस्य बनना है। खैर, वो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनने वाले। समझौते में बदलाव की कोशिशों पर जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वो इस सौदे पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं तो उनके सामने बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। वहीं ट्रंप ने रविवार को एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी नाराज और खिन्न हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% का टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस और मैं यूक्रेन में खून खराबा रोकने पर समझौता नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है कि ये रूस की गलती है तो मैं रूस से आने वाले सभी तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दूंगा। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में ट्रंप ने जेलेंस्की से कड़ा व्यवहार किया, जबकि पुतिन के पक्ष में कई बात की थी, मगर अब पुतिन से भी ट्रंप की नाराजगी दिख रही है। वहीं ट्रंप के ताजा बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन को कूटनीति की कोई परवाह नहीं है और युद्ध रोकने के लिए रूस पर और ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के 8वें और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं कि धोनी जैसे अनुभवी और प्रभावशाली बल्लेबाज के इतने निचले क्रम पर उतरने से टीम को क्या फायदा हो रहा है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन भी मिला जुला रहा है। खासकर रन चेस करते हुए टीम को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि धोनी की शारीरिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। उनके घुटने की समस्या लंबे वक्त से चली आ रही है, जिसके चलते उनके लिए 10 ओवर तक बल्लेबाजी करना मुश्किल हो गया है। फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी खुद तय करते हैं कि वो टीम के लिए क्या कर सकते हैं। मैच के दिन वो हालात के हिसाब से फैसला लेते हैं। अगर मैच संतुलित होता है तो वो थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वरना वो युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं। फ्लेमिंग ने यह भी जोड़ा कि धोनी का टीम के लिए योगदान अब भी अनमोल है, लेकिन उनकी शारीरिक सीमाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धोनी की घुटने की समस्या कोई नई बात नहीं है। आईपीएल 2023 के पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ विकेट कीपिंग के दौरान डाइव लगाते हुए उन्हें चोट लगी थी। इसके बाद पूरे सीजन वो घुटने पर पट्टी बांधकर खेले थे। सीजन खत्म होने के बाद 1 जून 2023 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसे डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने किया था। हालांकि सर्जरी के बाद भी उनकी परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस सीजन में सीएसके ने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, लेकिन धोनी इसमें भी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। वहीं 28 मार्च को चेपक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 17 साल बाद घरेलू हार झेलनी पड़ी। इस मैच में धोनी 9वें नंबर पर आए और 16 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो 7वें नंबर पर उतरे और 11 गेंदों में 16 रन बनाए। 2023 से पहले धोनी ऊपरी क्रम यानी तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन चोट के बाद वो निचले क्रम में आ गए। इस दौरान चेज में सीएसके की जीत में उनका योगदान ना के बराबर रहा। 3 जीत में उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 3 रन बनाए। विशेषज्ञों का मानना है कि धोनी का अनुभव ऊपरी क्रम में ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए टीम मैनेजमेंट संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का। अपने अभिनय से लेकर पूरी जिंदगी दर्द की दास्तां लिए किसी अदाकारा ने अगर सबसे ज्यादा वक्त काटा तो वो थी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। उनकी शायरी सुनिए तो आप भी दिल थाम लेंगे। मीना कुमारी एक बेहतरीन अभिनेत्री तो थी ही, एक संवेदनशील शायर और मधुर आवाज की मल्लिका भी थी। उनकी पुण्यतिथि पर मीना कुमारी को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा।
इस आवाज की कशिश को महसूस कीजिए। मीना कुमारी को आपने फिल्म पाकीज़ा की नरगिस के तौर पर देखा होगा, साहब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के रूप में देखा होगा, तो बैजू बावरा में अल्हड़ गौरी के किरदार में, गुलजार की फिल्म मेरे अपने की वो बेहद संवेदनशील माँ आनंदी देवी थीं, तो बहू बेगम की जीनत जहां। बहुत सारे किरदार और हर किरदार को जीवंत कर देने, उसमें डूब जाने की उनकी प्रतिभा। कमाल की अदाकारा थी मीना कुमारी। आंखों में एक खास किस्म का नशा तो आवाज में एक सुरूर। किरदार कोई भी हो, मीना कुमारी ने हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी। दरअसल मीना कुमारी बचपन से जिस दर्द के एहसास के साथ जीती रहीं, अकेलेपन की शिकार रहीं, उसे उनकी शायरी और नज़मों में महसूस किया जा सकता है। जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। वो 1 अगस्त 1932 का दिन था। मुंबई में उस जमाने की गायिका इकबाल बानो और संगीतकार अली बख्श के घर महजबी पैदा हुई। इकबाल बानो का नाम हुआ करता था प्रभावती। रिश्ते में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके दादा हुआ करते थे, लेकिन अली बख्श से शादी के बाद प्रभावती इकबाल बन गईं और उनकी दूसरी बेटी महजबी। यही महजबी बाद में मीना कुमारी के नाम से जानी गई। बचपन बेहद अभावों में बीता। 4 साल की थीं तभी कैमरे के सामने आ गई। लेदर फेस उनकी पहली फिल्म थी, जिससे 4 साल की महजबी ने पहली कमाई की थी 25 रुपए। पिता ने उन्हें पैसे कमाने की मशीन समझा और मदरसे न भेजकर उनसे अभिनय करवाने लगे। 8 साल की थी तो एक ही भूल और पूजा नाम की फिल्में मिली। उसी समय पहली बार मुलाकात हुई कमाल अमरोही से और उन्होंने ही महजबी को नाम दिया मीना। मैं तो चरण छूने चुकी थी योगीराज, आप डर गए। स्त्री अंधकार है, अंधकार है, मोह है, माया है, इसलिए हमें नहीं छू सकती। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, यही आपकी साधना है। यही तो मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी कला से दुनिया को खुश करती हूँ। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं। दूसरी तरफ माँ बाप के रोज के झगड़े और तनाव ने मीना को एकदम अकेला कर दिया। घर में एक मास्टर जी पढ़ाने आते थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी महजबी ने इन्हीं मास्टर जी से सीखा। बचपन से ही अपने दर्द का इजहार लिख कर करने लगी। छोटी छोटी नज़में, शेर और कहानियां लिखने लगी। आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है। माँ के निधन के बाद कम उम्र में ही 2 बहनों और पिता का बोझ अकेले मीना कुमारी पर आ गया और वह हर तरह की फिल्म करने को मजबूर हो गई। होमी वाडिया की कई धार्मिक फिल्में की और कई पौराणिक किरदार निभाए। बाद में अशोक कुमार की फिल्म तमाशा किया। फिल्म बैजू बावरा मिलने के बाद मीना कुमारी अचानक सबकी नज़र में आ गई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बैजू बावरा के बाद साहब बीवी गुलाम, परिणीता और पाकीज़ा जैसी फिल्में। बाद में पहले से ही शादीशुदा कमाल अमरोही से इश्क और शादी, फिर जिंदगी के तनाव और शराब की लत। बहुत सारे पहलू रहे मीना कुमारी की जिंदगी के। करीब 100 फिल्मों में काम किया और 4 बार बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने सबको अलविदा कह दिया। आखिरी वक्त तक मीना भीतर से एकदम अकेली रहीं। उनके इस अकेलेपन को उनकी शायरी, नज्म और अशारों में महसूस किया जा सकता है। गुलजार साहब ने मीना कुमारी को बेहद करीब से महसूस किया और उनके गुजर जाने के बाद उनकी शायरी और नज़मों का एक संग्रह भी उनके संपादन में आया। मीना कुमारी की इन पंक्तियों के साथ डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। अतुल सिन्हा की ये खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ।
हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।